हरिओम तत्सत। इस जन्म कुंडली विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आपको आवश्यक है। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से लिखे गए हैं एवं बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। यह सिंह लग्न की कुंडली है और सूर्य लग्नेश है और स्वराशि में विराजमान है। देखिए सूर्य जो है वह स्वराशि में विराजमान है, लग्न के स्वामी। और यहाँ सूर्य जो है किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है, तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति स्वाभिमानी होते हैं और लंबे भी होते हैं। और सूर्य यहाँ से सप्तम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो लग्न के लिए तो ठीक है भाई, शारीरिक स्वास्थ्य, सम्मान, जीवन में उन्नति होती है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और परंतु सप्तम भाव में शनि के घर में दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ दृष्टि डालने से पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में परेशानी होती है या मतभेद भी होता है। तो इसलिए यहाँ सूर्य से संबंधित लग्नेश है, परंतु हमें इनसे संबंधित उपाय करना आवश्यक है ताकि वैवाहिक जीवन में परेशानी ना हो। किसी भी ग्रह का दान उपाय करने से वह ग्रह कमजोर नहीं होते हैं, उनसे संबंधित दोष में कमी होती है। तो लग्न के लिए तो ठीक है, लेकिन सप्तम भाव के लिए ठीक नहीं है। चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं, तो चंद्रमा जो है इस कुंडली में व्यय भाव के स्वामी है, यानी खर्च के द्वादश भाव के स्वामी है और इनको अकारक माना जाता है। हालांकि वैसे चंद्रमा को मैं अकारक मारक नहीं मानता हूं। तो चंद्रमा यहाँ देखिए सप्तम भाव में विराजमान है और चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है। देखिए सिर्फ चंद्रमा यहाँ जो है द्वादश भाव के स्वामी विराजमान है, तो द्वादश भाव के स्वामी भी सप्तम भाव में विराजमान होते हैं तो वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी होती है। परंतु चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है, इनके कारण उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए और 4 अंश के बिल्कुल कमजोर हैं। परंतु यहाँ परेशानी ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि शनि अपने घर में तो देख रहे हैं परंतु चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं, यानी सप्तम भाव में चंद्रमा पीड़ित हो गए। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति को अपने घर में बुला के और उसको आपने मार दिया या पीट दिया, तो आपके घर में भी परेशानी हो जाएगी, केस हो जाएगा। ऐसे आम भाषा की तरह आप समझिए, मतलब आपको समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूँ। तो चंद्रमा द्वादश भाव के स्वामी सप्तम भाव में आके शनि से पीड़ित हो गए, तो क्या होगा कि वैवाहिक जीवन के सुख में परेशानी होगी, मतभेद होगा पत्नी से, उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा और आपका फिजूल और फालतू खर्च भी बहुत ज़्यादा होगा, मानसिक परेशानी भी होगी, नींद भी सही प्रकार से नहीं आएगी। तो यहाँ आपको चंद्रमा का मंत्र जाप करना चाहिए, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए, शिव जी की उपासना इत्यादि करनी चाहिए और शनि से संबंधित हम उपाय करेंगे, वह तो आगे मैं आपको बताऊंगा। मंगल इस कुंडली में सबसे कारक ग्रह होते हैं, राजयोग कारक ग्रह। क्यों? क्योंकि ये चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और नवम भाव के स्वामी हैं और यह केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हो गए और राजयोग कारक ग्रह है। और यहाँ मंगल दसम भाव में विराजमान है, तो यहाँ मंगल विराजमान है तो पिता, राज्य, रोजगार के क्षेत्र में सुख, सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। भाग्य की भी विशेष उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। यहाँ से जब देखेंगे लग्न में तो शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। परंतु ऐसे व्यक्ति का स्वभाव उग्र भी होता है और ऐसे व्यक्ति हिम्मती भी है, निडर भी होते हैं, किसी से डरते भी नहीं है। और सूर्य तो पहले से विराजमान थे ही, उग्र स्वभाव, अग्नि तत्व ग्रह, और मंगल की भी दृष्टि पड़ गई, तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बहुत उग्र भी हो जाता है और किसी से डरते नहीं है ऐसे लोग। और लेकिन जीवन में उन्नति भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ से देखेंगे अपने ही घर में, चतुर्थ घर में, तो माता भूमि भवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है ऐसे व्यक्ति को। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, माता भूमि भवन, इन सब का बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। परंतु अब देखिए कैसे मंगल कारक है, यहाँ तो ठीक था। अब जब मंगल यहाँ शनि पे पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो यहाँ परेशानी हो जाएगी। यदि शनि यहाँ विराजमान नहीं होते और मंगल दृष्टि डालते तो विद्या, बुद्धि, संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता। परंतु शनि पर अब मंगल की दृष्टि पड़ गई तो क्या होगा, विद्या, बुद्धि, संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और शनि सप्तम भाव के स्वामी है तो पत्नी और वैवाहिक जीवन के सुख में भी परेशानी होगी, पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानी हो सकती है। तो यहाँ मंगल राजयोग कारक ग्रह हैं, फिर भी हम इसका रत्न धारण नहीं करेंगे। अब दूसरी बात कि मैंने मंगल का फलादेश आपको बताया, यहाँ लाभ दे रहे हैं, यहाँ लाभ दे रहे हैं, यहाँ नुकसान कर रहे हैं। परंतु आप देखिए कि मंगल पर फिर राहु की दृष्टि भी है। तो मैंने जो पहले आपको बताया था कि मंगल यहाँ पर पिता, राज्य, रोजगार के क्षेत्र में सफलता देते हैं, भाग्य की उन्नति होती है। परंतु राहु की दृष्टि के कारण वह सारे जो अच्छे योग बन रहे थे वह परेशानी के योग में परिवर्तन हो जाएंगे।
मंगल का अकेले का फलादेश मैंने बताया। अब मंगल पर राहु की दृष्टि होने से क्या हो जाएगा, मंगल जो यहाँ पे अच्छे अच्छे जो लाभ दे रहे थे वह सारे लाभ में परेशानी के योग बन जाएंगे। अब मंगल को हम यहाँ ज़्यादा प्रबल भी करेंगे तो क्योंकि मंगल भी शनि को देख रहे हैं तो विद्या बुद्धि संतान वैवाहिक जीवन में ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए मंगल का हमें जो सामान्य उपाय आपको बताए गए हैं वह करना है। राहु का दान एवं उपाय करना जरूरी है ताकि मंगल से संबंधित श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। इस प्रकार आप समझने का प्रयत्न करिए कि कोई भी ग्रह अकेले कहीं विराजमान है तो उसका फलादेश अलग होता है, जब किसी ग्रह से संबंध बनाते हैं तो उस फलादेश में परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए मैंने पहले मंगल का बताया, फिर अब मंगल पर राहु का बताया। बुध जो है इस कुंडली में आमदनी के स्वामी होते हैं, धन के स्वामी होते हैं, यानी धन के लिए सबसे मुख्य ग्रह बुध होते हैं और लग्न में ही विराजमान है। देखिए, और वक्री है, 26 अंश के कमजोर है लेकिन वक्री है, तो वक्री होने से क्या हो जाएगा कि उनमें पावर ज़्यादा होता है। और अस्त जैसे ये 17 अंश के हैं और 26 अंश के हैं तो दोनों में दूरी भी ज़्यादा है। और ऐसा माना भी जाता है, कई लोग मानते हैं कि बुध अस्त नहीं होते हैं, लेकिन होते तो जरूर हैं, क्योंकि 10-12 अंश से कम का अंतर होगा तो वो अस्त हो जाएंगे। लेकिन 10 अंश का अंतर हो, 10 अंश से कम का या ज़्यादा का 10-11 अंश के लगभग अंतर हो, लेकिन वक्री हैं, तो इसलिए यहाँ पे अस्त वगैरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा और कमजोर का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बुध यहाँ है तो क्या होगा, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आमदनी बहुत अच्छी होगी, धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होगा। तो यहाँ आपको बुध का मंत्र जाप आप कर सकते हैं, उससे आपको लाभ ही प्राप्त होगा, कोई नुकसान नहीं होगा मंत्र जाप करने से, क्योंकि सूर्य के साथ बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है और लग्नेश के साथ आयेश धनेश का योग बन रहा है। ये बहुत ही शानदार योग है जीवन में उन्नति और धन के लिए। यहाँ से बुध जब सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पत्नी वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, व्यवसाय में सफलता प्राप्त होती है और ऐसे व्यक्ति की पत्नी भी रोजगार करने वाली होती है या उनके माध्यम से भी आमदनी के योग बनते हैं। क्यों? क्योंकि आयेश और धनेश दोनों मिलकर सप्तम भाव पर दिख रहे हैं। तो यहाँ बुध का आप मंत्र जाप करें, श्रेष्ठ लाभ आपको प्राप्त होगा। गुरु इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव आयु के होते हैं, स्वास्थ्य के होते हैं और पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान के होते हैं। ये चले गए द्वादश भाव में, देखिए यहाँ चले गए, यह उच्च राशि में तो विराजमान है लेकिन द्वादश भाव में चले गए। और दूसरा, इन पर राहु की दृष्टि भी हो गई, जिसको कि आप चंडाल योग का नाम दे दीजिए या कुछ भी नाम दीजिए, आप बस इतना मानिए कि जो गुरु हैं उन पर राहु की दृष्टि है, जिसके कारण गुरु को पीड़ित माना जाता है। तो एक तो द्वादश भाव में चले गए, दूसरा राहु से पीड़ित भी हो गए, तो क्या होगा कि भाई विद्या बुद्धि संतान स्वास्थ्य आयु के संबंध में कठिनाई एवं परेशानी होगी। यहाँ जाने और राहु से पीड़ित होने के कारण फिजूल खर्च भी आपका होगा, रोग बीमारी शत्रु से संबंधित भी, और कई सारे परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ आपको गुरु से संबंधित मंत्र जाप आपको करना चाहिए, राहु से संबंधित दान एवं उपाय करेंगे। अब गुरु देखिए यहाँ से क्या कर रहे हैं, पंचम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, चतुर्थ भाव में सॉरी, तो क्या होगा, माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। षष्ठ भाव में दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर जो है सफलता प्राप्त होती है और स्वयं के अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो आयु में वृद्धि भी होगी। और दूसरी बात कि गुरु पंचमेश है और अष्टम भाव जो होता है वह भी विशेष या किसी प्रकार के गुप्त ज्ञान का भी घर होता है। तो गुरु पंचमेश होकर भी यहाँ अपने ही घर में दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति किसी भी प्रकार के शोध या कोई विशेष ज्ञान भी प्राप्त करना चाहें तो उसमें भी सफलता प्राप्त होती है। परंतु अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए आपको गुरु का मंत्र जाप करना जरूरी है और राहु का दान एवं उपाय करना जरूरी है। और एक बात कि ऐसे व्यक्ति के संतान जब बड़े हो जाते हैं तो वह आपसे दूर रहकर अगर जॉब करेंगे या कोई भी कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा, आपके पास रहेंगे ज़्यादा मतभेद होगा, दूर रहेंगे तो अच्छा प्यार व्यवहार बना रहेगा। तो हमें कुंडली के अनुसार भी अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहिए। आप जैसे मिलते जुलते भी रहें, कहीं दूर जाकर जॉब करते हैं तो यह अच्छा रहेगा उनके लिए भी और आपके लिए भी। शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं। तो शुक्र जो है इस कुंडली में दसम भाव के स्वामी है और तृतीय पराक्रम भाव के स्वामी है और लग्न में विराजमान है, सूर्य के घर में देखिए, और सूर्य के साथ भी हैं, ये 2 अंश के हैं, बहुत कमजोर है। सूर्य में इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, इसलिए अस्त्र तो नहीं माना जाएगा, लेकिन कमजोर तो हैं और लग्न में विराजमान है सूर्य के घर में। तो यहाँ पर अच्छा फल, मतलब अच्छा फल लग्न के लिए तो कोई परेशानी नहीं देंगे, लेकिन पिता राज्य रोजगार के सुख में कमी एवं परेशानी होगी। जब भी शुक्र का समय आएगा उस समय आपके रोजगार में जो है परेशानी होगी, कमी हो जाएगी उसमें।
और शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति तो होगी, लेकिन कमजोर हैं तो उतना ही फल देंगे। पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहन का सुख होगा। और सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होगी। लेकिन शुक्र बहुत कमजोर है, यह बात को आप ध्यान रखिए। जब भी शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी, उस पीरियड में आपके रोजगार में बहुत ज़्यादा कमी एवं परेशानी होगी। इसलिए आपको पहले से ही शुक्र का मंत्र जाप करना जरूरी है, इसको प्रबल करना आवश्यक है, यह ध्यान रखें आप। शनि इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में देखिए विराजमान हैं, और यहाँ से खुद के घर में तो देख रहे हैं लेकिन चंद्रमा पे देख रहे हैं। तो पंचम भाव में विराजमान होने से कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव रहता है। परंतु यहाँ से शनि जब खुद के घर में चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे तो पत्नी और वैवाहिक जीवन के सुख में परेशानी होगी, दैनिक रोजगार में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, शनि खुद के घर में दृष्टि डाल रहे हैं, फिर भी परेशानी का योग होगा। क्यों होगा? क्योंकि खुद के घर में शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं, अगर खुद के घर में चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं। कई बार बोलने में मिस्टेक हो जाता है, तो आप लोग उसको जरा ध्यान रखें। तो शनि जो है अपने घर में तो दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ परेशानी हो जाएगी। और शनि यहाँ से देख रहे हैं आपके एकादश भाव में, तो यहाँ आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। और यहाँ से शनि फिर द्वितीय भाव में भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो धन एवं कुटुंब का भी सुख प्राप्त होगा। आप देखिए शनि कैसे अच्छा बुरा बल दे रहे हैं। यहाँ पे विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कुछ परेशानी होगी, लेकिन वहीं अपने घर में चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे तो पत्नी वैवाहिक जीवन के सुख में परेशानी होगी। लेकिन वहीं इस दोनों जगह पर दृष्टि डालेंगे तो आमदनी और धन का जो है आपको क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त होगी। राहु यहाँ आपके षष्ठ भाव में विराजमान है, तो शत्रु पक्ष पर प्रबल प्रभाव रहता है, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहेगी। मंगल पर दृष्टि डालेंगे तो मंगल को दसम भाव में पीड़ित कर रहे हैं, तो मंगल जो है माता, भूमि, भवन, भाग्य के, उच्च शिक्षा के, धर्म के स्वामी है। तो इन सभी क्षेत्रों में परेशानी होगी। किसमें? माता, भूमि, भवन, भाग्य की उन्नति, रोजगार, इन सभी क्षेत्रों में परेशानी के योग बनेंगे। और यहाँ से जब गुरु पे दृष्टि डालेंगे तो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में परेशानी होगी, फालतू खर्च भी होगा, स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। परंतु यही राहु जब द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होगा। अब देखिए, राहु प्रत्येक जगह तो परेशान कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में जाके द्वितीय भाव में बुध के घर में दृष्टि जब डालेंगे तो वहां धन और कुटुंब का श्रेष्ठ सुख भी प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आप समझिए कि एक ही ग्रह लाभ हानि दोनों देते हैं, इसलिए यहाँ राहु का दान एवं उपाय करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आप ऐसा मत सोचिए कि दान उपाय करेंगे तो ये आमदनी वाले योग में कमी हो जाएगी, क्योंकि कोई भी ग्रह दान उपाय करने से कमजोर नहीं होता है, उसके दोष में कमी होती है। तो यह ध्यान रखें, अगर दान उपाय नहीं करेंगे तो ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। केतु यहाँ पर बैठा हुआ है अकेले, अगर कर्क राशि में विराजमान है देखिए, तो वहीं आप बाहरी स्थानों के संपर्क से परेशानी होगी, आंखों से संबंधित परेशानी हो सकती है, पैर के सबसे निचले भाग में भी चोट लग सकता है, नींद सही प्रकार से नहीं आएगी। और ये बोलते हैं कि द्वादश भाव में मोक्ष मिल जाएगा, तो ऐसा कोई मोक्ष मिलने वाला नहीं है भाई। देखिए, मोक्ष मिलने के लिए आपका नवम भाव, पंचम भाव पीड़ित नहीं होना चाहिए, आपको साधना और तपस्या भी करना पड़ेगा और सेवा भी समाज में करना पड़ेगा, गलत कार्य नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ केतु के विराजमान हो जाने से मोक्ष नहीं मिलने वाला है जब तक कि आप तपस्या नहीं करेंगे। तो यहाँ केतु विराजमान है तो यहाँ परेशानी ही करेंगे। यहाँ से जो है केतु दृष्टि डाल रहे हैं चतुर्थ भाव में, तो माता, भूमि, भवन के सुख में परेशानी होगी। ऐसा भी माना जाता है कि चतुर्थ भाव पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि होती है तो मातृभूमि का वियोग सहना पड़ता है। हालांकि मंगल खुद के घर में देख रहे हैं तो क्या बोलेंगे कि मातृभूमि में सुख मिलेगा, लेकिन केतु यहाँ क्या बोलते हैं, उसका वियोग भी करवाते हैं। यहाँ से केतु डालेंगे षष्ठ भाव में तो शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहेगा, परंतु पेट में बीमारी, ऑपरेशन इत्यादि होने की संभावना रहेगी। और केतु यहाँ अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो यहाँ स्वास्थ्य एवं आयु में वृद्धि होगी, परंतु पेट के सबसे निचले भाग में किसी प्रकार की परेशानी भी हो सकती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार एक ही ग्रह लाभ हानि दोनों दे सकते हैं। और आपकी कुंडली में संपूर्ण फलादेश विस्तार से लिखा गया है, उपाय भी बताया गया है। यहाँ सिर्फ उस फलादेश को क्यों लिखा गया, कैसे लिखा गया, यह समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो आपको बनाया गया था। और आप इस वीडियो को और अपनी कुंडली को देखने के बाद फ़ोन करके चर्चा करें, नहीं समझ में आए तो आप पूछें और आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। हरिओम तत्सत।